नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर महान की। एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है। जी हाँ। हमारे पास महान सिकंदर जीवन और विजय नाम के स्रोत से कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि सिकंदर के जीवन, उनकी जीतें और उनकी विरासत के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। सिकंदर तृतीय मतलब सिकंदर महान मैसेडोनिया के राजा और सेनापति 356 ईसा पूर्व में जन्म और जाने जाते हैं अपने बनाए उस विशाल साम्राज्य के लिए। हाँ, तो चलिए एकदम शुरुआत से देखते हैं। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे। उन्होंने भी मैसेडोनिया को काफी मजबूत किया था। जी बिल्कुल। फिलिप ने जमीन तैयार की थी कह सकते हैं। और दिलचस्प बात ये कि सिकंदर की शिक्षा दीक्षा अरिस्तु जैसे महान दार्शनिक के हाथों हुई। ये बात मुझे हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगती है। सही कहा। इसका जिक्र स्रोत में भी है। ये एक बहुत अहम पहलू है उनके जीवन का। तो क्या लगता है इस तालीम का असर उनकी सोच पर, उनकी रणनीति पर पड़ा होगा? मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान था या कुछ और भी? देखिए, स्रोत सीधे सीधे तो नहीं बताता, पर इशारा जरूर है कि अरस्तु की शिक्षा ने सिर्फ बौद्धिक विकास नहीं किया, कहीं न कहीं दुनिया को देखने का नजरिया, शायद रणनीति की गहराई, इन सब पर असर पड़ा होगा। ज्ञान और युद्ध कौशल का ये मेल ही शायद इन्हें इतना खास बनाता है। फिर 336 ईसा पूर्व में पिता की मृत्यु हुई और वो सिर्फ 20 साल के थे जब सिंहासन पर बैठे। 20 साल? हाँ, और सिंहासन पर बैठते ही मतलब फौरन ही निकल पड़े अपने विजय अभियान पर। हाँ, लगभग फौरन। पहले ग्रीस में अपनी स्थिति मजबूत की और फिर पूर्व की ओर निकल पड़े। और ये अभियान कोई छोटे मोटे नहीं थे। नक्शे पर अगर देखें तो ग्रीस से लेकर मिस्र, फारस और भारत तक एक विशाल क्षेत्र। विशाल, बिल्कुल। स्रोत कुछ खास लड़ाइयों का जिक्र करता है। हाँ। जैसे ग्रैनिकस की लड़ाई। हाँ, ग्रैनिकस वो पहली बड़ी जीत थी, है ना, जिसने एशिया माइनर का रास्ता खोला। जी, वो पहली बड़ी टक्कर थी फारसियों से। और फिर आई इसस की लड़ाई। इसस, जहां फारसी राजा दारियस तृतीय को हराया। ये तो बहुत बड़ी जीत रही होगी। बहुत बड़ी। इस जीत से फारसी साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा मतलब सीरिया और फिनिशिया उनके कब्जे में आ गया। दारियस को भागना पड़ा। और टायर की घेराबंदी का भी जिक्र है। वो क्यों इतनी अहम थी? सिर्फ एक शहर पे कब्जा? नहीं नहीं, टायर उस जमाने का एक बहुत महत्वपूर्ण और अमीर बंदरगाह था, व्यापार का बड़ा केंद्र। अच्छा। स्रोत बताता है कि उस पे कब्जा करना आसान नहीं था। महीनों घेराबंदी चली, लेकिन जब कब्जा हुआ तो ना सिर्फ आर्थिक फायदा हुआ, बल्कि भूमध्य सागर में फारस की जो नौसैनिक ताकत थी उसको भी बड़ा झटका लगा। ओ, तो ये रणनीतिक तौर पर बहुत अहम था। बिल्कुल। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, इन्होंने सच में नक्शा बदल दिया। इन जीतों से उनका दबदबा और साम्राज्य वो लगातार बढ़ता ही गया। सैन्य विजय तो खैर अद्भुत थी ही, लेकिन एक और बात जो मुझे काफी आकर्षित करती है वो है उनकी प्रशासन की नीति। उन्होंने स्थानीय संस्कृतियों को अपनाने की कोशिश की। ये उस जमाने के हिसाब से तो काफी अलग सोच लगती है। हाँ बिल्कुल। और ये उनके सिर्फ सैन्य प्रतिभा नहीं बल्कि प्रशासनिक समझ को भी दिखाता है। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है। मतलब इतने बड़े और अलग-अलग तरह के इलाकों पर काबू रखने के लिए ये जरूरी था। जाहिर है, इतने विविध साम्राज्य को चलाना आसान नहीं था। उन्होंने स्थानीय शासकों को कई जगह बनाए रखा, उनकी परंपराओं का सम्मान किया, यहाँ तक कि खुद भी फारसी रीति रिवाज अपनाए। इससे विद्रोह की संभावना कम हुई। तो वो साम्राज्य सिर्फ जीतना ही नहीं, उसे ठीक से चलाना भी जानते थे एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। उनकी ये नीति, ये लचीलापन, ये भी उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। लेकिन इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत और फिर अंत इतनी जल्दी हो गया। स्रोत बताता है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, सिर्फ 33 साल की उम्र में। हाँ, बहुत कम उम्र में। और उनकी मौत के कारण भी थोड़े रहस्यमयी माने जाते हैं। बुखार था या जहर या कुछ और, ठीक से पता नहीं। और उनकी मृत्यु के बाद वो विशाल साम्राज्य, वो तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उनके जो सेनापति थे, जिन्हें डियोडोची कहते हैं, उन्होंने आपस में ही साम्राज्य को बांट लिया। ओह, और फिर सालों तक वो आपस में लड़ते रहे, तो वो एकजुट साम्राज्य ज्यादा टिक नहीं पाया। लेकिन फिर भी सिकंदर की विरासत तो मानी जाती है, पश्चिमी सभ्यता पर, संस्कृति पर। हाँ बिल्कुल, उनकी विरासत बहुत गहरी है। हेलेनिस्टिक संस्कृति का फैलाव, नए शहरों की स्थापना, व्यापार मार्गों का खुलना और एक सैन्य रणनीतिकार के रूप में तो वो आज भी महानतम माने जाते हैं। स्रोत भी यही कहता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे अरस्तु के एक छात्र ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, अहम लड़ाइयां जीती और साथ ही
शासन के लिए सांस्कृतिक समझ भी दिखाई। ये सब बातें हमें इस स्रोत से पता चलती हैं। निश्चित रूप से स्रोत उनकी सैन्य प्रतिभा और साम्राज्य निर्माण पर काफी जोर देता है। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, सोचने वाला। जिस साम्राज्य को उन्होंने इतनी तेजी से बनाया, वो उनकी मौत के बाद उतनी ही तेजी से बिखर भी गया। तो ऐसी बिजली की रफ्तार से मिली जीत की सफलता को हम कैसे मापें? क्या सिर्फ जीती हुई जमीन से, या फिर इसका कोई और पैमाना होना चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये शायद साम्राज्यों की अपनी प्रकृति के बारे में भी कुछ कहता है ना, कि वो कितनी जल्दी बन और बिगड़